स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस वीडियो में आज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स में से स्पाइरल मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, ये रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। अगर इसका हम डायग्राम देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो आप देखोगे कि एक स्पाइरल है जिसमें बहुत सारे लूप्स हैं और लूप्स की जो काउंट है, गिनती है, ये अननोन रहती है क्योंकि ये कस्टमर के सेटिस्फाइड होने पे डिपेंड करेगी। तो हर एक लूप है जो स्पाइरल का एवरी लूप है वो सॉफ्टवेयर के 4 फेसेस को दिखाता है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी कि हमारा जो स्पाइरल है चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है हमारा, यानी कि जो हमारी लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट फेस है वो रहता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। इस फेस में हम लोग रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं हमारे कस्टमर से और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इलाबरेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। यानी कि हमारा जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस फेस में इकट्ठी की जाती हैं। तो रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बहुत सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हो, जैसे थ्रू क्वेश्चनियर या थ्रू इंटरव्यू या उससे टेलीफोन पे बात करके या किसी भी तरीके से, या ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डिस्कस करके। तो फाइनली आप क्या करते हो, इस फेस में आप लोग कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको नोट करते हो और उसके लिए जो भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं आप प्रपोज करते हो। यानी इस फेस में क्या रहता है कि रिक्वायरमेंट गैदर करना और उसके अल्टरनेटिव यानी डिफरेंट जो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा जो सेकंड फेस है वो है इवेल्युएट एंड रिस्क एनालिसिस। इस फेस में जो हमारा सेकंड जो क्वाड्रेंट है हमारे लूप का, इसमें हम लोग जो डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको इवेल्युएट करते हैं और जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि हमने जो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा, जो उस प्रॉब्लम के जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसमें से जो बेस्ट है उसको हम पिक करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले टाइम में कोई ये किसी रिस्क की तरफ ना जाए। तो हम इस फेस में रिस्क एनालिसिस भी करते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड फेस है वो शुरू होता है, यानी लूप में आप आगे बढ़ोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, तो वो है हमारा इंजीनियरिंग का स्टेप है। तो यही मेन है हमारा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट हमने सॉल्यूशन सोचे थे उसमें से जो सॉल्यूशन हमने पिक किया था उसको अब हम उसके बारे में हम एक डिज़ाइन बनाएंगे और उसकी कोडिंग करेंगे इस फेस में। तो इस फेस में क्या रहता है, इसको इसलिए इंजीनियरिंग फेस बोला गया है कि इस फेस में हम लोग यूज़र इंटरफेसेस डिसाइड करेंगे, DFDs बनाएंगे यानी DFD डिसाइड किए जाएंगे और सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन या जिसको आप कोडिंग बोल सकते हो, कोडिंग का काम भी इसी फेस में किया जाता है। और उसके बाद ये हमारा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप कोडिंग कर चुके हो, अब आप इसके बारे में इसके टेस्ट प्लान भी बनाओगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ फेज शुरू होता है, डेट इज कस्टमर इवेल्युएशन फेस। तो फोर्थ फेज में हमारा जो कस्टमर है वो इवेल्युएट करता है कि जो डेवलप्ड वर्जन है सॉफ्टवेयर का, जो सॉफ्टवेयर एक पूरे लूप को कंप्लीट होने के बाद बना है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स को कितना मीट करता है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो ये काम को हम यहीं भी रोक सकते हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो काम के साथ लूप हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा, स्पाइरल बड़ा होता जाएगा। तो स्पाइरल में लूप का सेकंड इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से एक नए काम के लिए, कि आप देखोगे कि फिर से ये लूप हमारा फर्स्ट फेस में एंटर कर रहा है। तो फर्स्ट फेस क्या था हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट। तो आप जितना काम आपने पहले किया हुआ है तो आप उसमें अब और जो चीज़ें जिसके कारण कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ था उन पैरामीटर्स को भी कंसिडर करोगे, यानी कस्टमर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें। उसके बाद आप फिर से इवेल्युएशन करोगे और रिस्क एनालिसिस करोगे सेकंड फेज में जाके। थर्ड फेज में और जो नए चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर के कोड में चेंज किए जाएंगे। फाइनली फोर्थ फेज में फिर से आप कस्टमर को इन्वॉल्व करोगे, कस्टमर की फीडबैक लोगे, कस्टमर देखते हैं सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो काम को यहाँ रोका जा सकता है,
अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो लूप और आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो स्पाइरल अंदर से शुरू हुआ था, धीरे धीरे जो स्पाइरल है वो बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि यूज़र सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है या उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। तो ये लूप का बड़ा होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके पीछे जुड़े हुए जो कॉस्ट फैक्टर है, तो आप इससे कॉस्ट को भी इंडिकेट कर रहा है ये, क्योंकि एक जो लूप एक बार इटरेट करता है तो क्या होता है, कुछ कॉस्ट लगती है, लूप दोबारा सारे काम को जो कुछ हुआ है उसके बाद जो इंक्रीमेंटल है यानी और भी जो नया काम जुड़ा है तो वो सारे फेसिस में से होके जाएगा, तो कॉस्ट तो पड़ेगी ना। जैसे मान लो लूप एक बार इटरेट हुआ, 1 मंथ लगा, तो 1 मंथ की जो सैलरीज हैं या बिल्डिंग का रेंट है या जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं, सारे हुए हैं। तब एक बार सारा काम दोबारा करना है और उसमें और चेंजेस करने हैं, तो वो सारी कॉस्ट दोबारा फिर पड़ेगी, यानी 1 मंथ रफली बोल रहा हूँ कि 1 मंथ आपने उसमें और ऐड कर दिया। तो जैसे जैसे आपका लूप स्पाइरल आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर ज़्यादा इटरेशन लेगा ये, तो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है ये भी बढ़ती जाएगी। तो इस मॉडल की जो मेन जो फोकस रहता है वो रहता है रिस्क एनालिसिस पे, किससे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिस्क को मैनेज करना, एनालाइज करना, मैनेज करना। कस्टमर को इसलिए हर एक 3 फेसेस के बाद कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है, कस्टमर फीडबैक देता है, उसका एक्टिवली इन्वॉल्व रहना जरूरी होता है इसमें, तो जिसके कारण उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस मॉडल की कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल कि एडवांटेजेस क्या हैं इस मॉडल की। तो एडवांटेज क्या है कि एक तो ये लेटेस्ट अप्रोच के साथ चल रहा है, और दूसरा क्या है हमारा कि ये डिफरेंट मॉडल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। प्रोटोटाइप मॉडल भी इंडिकेट कर रहा है और साथ में ये फेसेस में आगे बढ़ रहा है। तो ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल जो वाटरफॉल मॉडल है ये उसको भी फॉलो कर रहा है। साथ में थर्ड एडवांटेज क्या है इसकी कि ये जो कॉस्ट इस पे पड़ेगी कस्टमर पे या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो वो ग्राफिकली इंडिकेट हो रही है, स्पाइरल का बड़े होते जाना कॉस्ट के बढ़ने को इंडिकेट करता है इसमें। और एक एडवांटेज और क्या है इसमें, रिस्क पे यानी कि सॉफ्टवेयर के यूज़ पे बाद में जो दिक्कत आती हैं, रिस्क होते हैं, ये उसको शुरू में ही लेके चलता है, कंसीडर करके चलता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को कंसीडर करता है। तो जैसे एडवांटेजेस हैं वैसे स्पाइरल मॉडल की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहली डिसएडवांटेज क्या है कि यूज़र का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना एडवांटेज भी है और उसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यूज़र को एक्टिवली इन्वॉल्व होके जब वो बार बार बीच में इंटरफियर करेगा तो डेवलपमेंट टीम को दिक्कत भी होगी। और दूसरा, यूज़र के जो टाइम शेड्यूल हैं और जो डेवलपमेंट टीम के या रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम के जो टाइम शेड्यूल है, कई बार वो भी मिसमैच कर जाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिस्क एनालिसिस की बात की है, जबकि रिस्क एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी स्टैंडर्ड्स नहीं है। किसी भी चीज़ को आप रिस्क मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस रिस्क की इस मॉडल में डिफाइन नहीं की गई है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।